हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो के अंदर हमने ईसीबी काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया था। अब कुछ प्रोसीजरल पार्ट बचा है, कुछ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है और इस टाइप की चीज़ें हैं जिसको हम बहुत ही ब्रीफली देखने वाले हैं, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सब कुछ याद करना ज़रूरी नहीं है। आई जस्ट टेल यू कि क्या क्या पॉइंट्स हैं दैट यू शुड रिमेंबर, एंड प्रेफरेबली आप उनको मार्क कर लें, हर पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हैं, जो कि आपको सिर्फ एग्ज़ाम से पहले एक बार नज़र डाल के जाना है एंड दैट वुड बी इनफ। क्योंकि छोटा मोटा एमसीक्यू या फिर कुछ एक या दो नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात आती है रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स क्या रहेगी? अगर किसी को भी ईसीबी रेज करना है तो उसके लिए उसको लोन रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा फ्रॉम द रिजर्व बैंक। अब उसके लिए उसको एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी अपनी, विच ऑल्सो कंटेन्स टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द ईसीबी। वो डुप्लीकेट में जाएगी टू द डेजिग्नेटेड बैंक, जो कि इन रिटर्न उसको फॉरवर्ड करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। किसको? डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग डिवीजन, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं DSIM। अब इन केस वो जो उसने लोन रजिस्ट्रेशन नंबर ले लिया, नाउ द क्वेश्चन इज, क्या हमें उसका लोन एग्रीमेंट भी आरबीआई को देना पड़ेगा? लोन एग्रीमेंट? द आंसर इज नो। आपने एक बार लोन रजिस्ट्रेशन नंबर ले लिया, दैट मीन्स यू आर अलाउड टू टेक लोन, एंड उसके बेसिस पे उन टर्म्स एंड कंडीशंस के अंडर आप लोन ले सकते हैं विदाउट इन्फॉर्मिंग आरबीआई अबाउट द लोन एग्रीमेंट। उसके बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ हमारे पास आता है कुछ चेंजेस हैं। अगर आप उन टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो आपको उनको एज DISM को अगेन रिपोर्ट करना पड़ेगा एज अर्ली एज पॉसिबल, बट नॉट लेटर देन 7 days ऑफ द चेंजेस अफेक्टेड। ये कम्युनिकेशन आपको उसका करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपको कुछ मंथली रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी एक्चुअल ट्रांजेक्शन्स के बारे में। द बोरोवर्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एक्चुअल ECB ट्रांजेक्शन्स थ्रू फॉर्म ECB टू रिटर्न। ये रिटर्न फाइल की जाएगी सिंपली एक, वो भी AD कैटेगरी 1 बैंक के थ्रू ऑन मंथली बेसिस, जो कि पहुंचेगी DSIM के पास विद इन 7 वर्किंग डेज। अगेन यहाँ पे थोड़ा पॉइंट इस वजह से इजी हो जाता है कि दोनों केसेस के अंदर अगर आपको चेंजेस बताने हैं या मंथली रिपोर्टिंग करनी है, DISM के पास वो रीच करनी चाहिए विद इन 7 days। सो दिस पार्ट बिकम्स सो ईजी टू रिमेंबर। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास फ्रॉम द डेट ऑफ मंथ ऑन विच इट रिलेट्स, यानी कि अगर हम अगर हम अप्रैल की बात कर रहे हैं तो अप्रैल के केस में लास्ट डेट ऑफ द मंथ के बाद 7 days, यानी कि मई 7 तक वो चीज़ उनके पास रीच हो जानी चाहिए इन ECB टू रिटर्न। अब बात आती है कि लेट सबमिशन फीस फॉर डिले इन रिपोर्टिंग। अगर ऊपर की जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं सारी, लोन रजिस्ट्रेशन नंबर लेना, चेंजेस के बारे में बताना, मंथली रिपोर्टिंग करना, अगर इसमें आप डिले करते हैं तो यू हैव टू पे अ लेट सबमिशन फीस, जिसको बोलते हैं LSF। ये सबमिट किसको की जाएगी उसके बारे में यहाँ पे कुछ बताया हुआ है, आप एक बार उसको देख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर अनट्रेसेबल एंटिटीज़। ऐसी एंटिटीज़ जिनको ट्रेस नहीं किया जा पा रहा है, तो उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर दिया गया है। SOP हैज़ टू बी फॉलोड बाय द डेजिग्नेटेड AD कैटेगरी 1, जो SOP फॉलो करेगा AD कैटेगरी 1 बैंक, यानी कि ये सेक्शन AD कैटेगरी 1 बैंक के लिए है। अगर कोई एंटिटी अनट्रेसेबल हो जाती है तो, या फिर वो पाई जाती है किसी कॉन्ट्रावेंशन में ऑफ द रिपोर्टिंग प्रोविजंस, ऊपर के प्रोविजंस के किसी भी कॉन्ट्रावेंशन में पाई जाती है वो, तो उस केस के अंदर उसको अनट्रेसेबल एंटिटीज़ के अंदर डाल दिया जाएगा। अब बात आती है डेफिनेशन की कि कौन कौन सी एंटिटीज़ हैं जो अनट्रेसेबल एंटिटीज़ कहलाएंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर उस एंटिटी खुद या उसका ऑडिटर या उसका डायरेक्टर या उसका प्रमोटर अनरीचेबल है, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा या रिप्लाई नहीं कर रहा, या फिर रिप्लाई कर रहा है तो फिर नेगेटिव में कर रहा है, ईमेल पे, लेटर पे, फ़ोन पे, किसी भी वे के अंदर, फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 2 quarters, यानी कि 6 months। बट एग्ज़ाम में अगर आप पूछा जाए तो 2 quarters ही लिखना है, अदरवाइज ऐसे ये जो एग्जामिनर्स हैं, चेकर्स हैं, वो गलत कर सकते हैं, एंड वी डोंट वांट टू गिव देम एनी अपॉर्चुनिटी टू कट अवर मार्क्स। सो उसके बाद आगे चलते हैं, फॉर नॉट लेस देन 2 quarters में बता दिया गया। और जो डॉक्यूमेंटेड कम्युनिकेशन है वो नंबरिंग 6, यानी कि 6 कम्युनिकेशन उनको किए गए और उनका उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया, और किया तो नेगेटिव में किया, तो उस केस के अंदर वो अनट्रेसेबल एंटिटीज़ के अंदर फॉल कर जाएंगे। तो यहाँ पे 2 quarters यानी कि 6 months एंड 6 कम्युनिकेशंस, तो यहाँ पे भी इन दोनों चीज़ों को याद करना थोड़ा ईजी हो जाएगा।
नेक्स्ट पॉइंट इज एंटिटी नॉट फाउंड टू बी ऑपरेटिव एट द रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस एज पर रिकॉर्ड्स अवेलेबल। जो एडी बैंक के पास जो रिकॉर्ड्स हैं उस रजिस्टर्ड ऑफिस पे कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा था, या फिर जब उन्होंने ऑफिशियल्स ने विजिट की तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं चल रहा था, तो उस केस के अंदर, या फिर एंटिटीज़ हैव नॉट सबमिटेड स्टैट्यूटरी ऑडिटर सर्टिफिकेट, उन्होंने ऑडिट ही नहीं कराया पिछले 2 साल से, तो उस केस के अंदर उसको बता दिया जाएगा कि वो एक अनट्रेसेबल एंटिटी है। तो क्या क्या चीज़ें हमने देखी? सबसे पहली बात तो कि अनट्रेसेबल है कौन कौन, वो एंटिटी या तो खुद अनट्रेसेबल है, या उसके ऑडिटर या डायरेक्टर या प्रमोटर। एंटिटी, ऑडिटर, डायरेक्टर या प्रमोटर वो रीचेबल नहीं है, रिस्पॉन्सिव नहीं है, रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, कर भी रहे हैं तो नेगेटिव में कर रहे हैं, ओवर ईमेल भी हो सकता है, वो लेटर भी हो सकता है, वो फ़ोन भी हो सकता है। तीनों मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं। कितने टाइम के लिए? फॉर 2 क्वार्टर्स। कितनी कम्युनिकेशन? 6 कम्युनिकेशंस। एंटिटी, उसके बाद हम बात करेंगे कि वो ऑपरेटिव नहीं मिली। अगर उन्होंने विजिट किया वहाँ पे तो वहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं चल रहा था, किस एड्रेस पे? जो कि रजिस्टर्ड है विद एडी बैंक। नेक्स्ट पॉइंट आता है एंटिटीज हैव नॉट सबमिटेड स्टैट्यूटरी ऑडिटर सर्टिफिकेट। कितने साल तक? लास्ट 2 ईयर्स। दिस इज ऑल गाइज। उसके बाद अब हमने देख लिया कि क्या कौन कौन सी एंटिटीज अनट्रेसेबल कहलाएगी। अब अगर एंटिटी अनट्रेसेबल है, इस डेफिनेशन में वो एंटिटी फॉल कर गई, तो एडी बैंक क्या क्या एक्शन ले सकता है उसके अगेंस्ट, वो यहाँ पे बताए गए हैं। वो एक रिवाइज्ड फॉर्म ईसीबी डालेगा, एंड लास्ट जो उन्होंने ईसीबी रिटर्न सबमिट करी थी विदाउट सर्टिफिकेशन फ्रॉम द कंपनी, उसको अनट्रेसेबल एंटिटी रिटर्न इन बोल्ड टॉप, उसके ऊपर रिटर्न अनट्रेसेबल एंटिटी बड़े बड़े लेटर्स के अंदर लिख के डाल दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि विदाउट सर्टिफिकेशन फ्रॉम द कंपनी। दिस इज सो ऑब्वियस, क्योंकि अगर वो ट्रेसेबल ही नहीं है, रीचेबल ही नहीं है, तो आप उसे सर्टिफिकेट लेंगे भी कैसे? तो विदाउट देयर कंसिडरेशन, विदाउट गिविंग देम अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आप दे ही नहीं पा रहे हो उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, तो उस केस के अंदर उसके ऊपर अनट्रेसेबल एंटिटी लिख दिया जाएगा। और जितनी भी आउटस्टैंडिंग एंटिटी अमाउंट है, जितनी भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उस एंटिटी के लिए, उस चीज़ को रिटर्न ऑफ कर दिया जाएगा फ्रॉम एक्सटर्नल डेट लाइबिलिटी ऑफ द कंट्री, बट मे बी रिटेन बाय द लेंडर इन इट्स बुक्स फॉर द रिकवरी थ्रू जुडिशियल नॉन जुडिशियल मीन्स। यानी कि हमारी कंट्री से तो भाई हमारी कंट्री की लाइबिलिटी वहाँ से ख़त्म हो जाएगी कि भाई एज अ कंट्री हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं बनती, उसके अंदर वहाँ से उसका नाम हटा दिया जाएगा। लेकिन जो लेंडर है, जो नॉन रेजिडेंट एंटिटी है, बाहर से जिसने उसको लैंड किया है वो मनी, उसकी बुक्स के अंदर वो अपने आप शो कर सकता है, क्योंकि ही हैव मीन्स, वो अपने जुडिशियल और किसी भी मैनर में उस पैसे को रिकवर कर सकता है, किसी भी जुडिशियल या नॉन जुडिशियल मीन्स के थ्रू ही कैन ट्राई एंड रिकवर हिज मनी। वो एंटिटी की और इनकी बीच की बात रहेगी, कंट्री का वहाँ से रोल बीच में से हट जाएगा। नो फ्रेश ईसीबी एप्लीकेशन बाय द एंटिटी शुड बी एग्जामिन्ड प्रोसेस्ड बाय द एडी बैंक। अब वो जो एंटिटी है जो पहले अनट्रेसेबल थी, गायब थी, वो एकदम से उठ के आएगी कि हाँ मुझे फिर से ईसीबी रेज करना है, तो ऑब्वियसली नहीं भाई, गो बैक। नेक्स्ट पॉइंट आता है डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट शुड बी इन्फॉर्म्ड व्हेन एवर एन एनी एंटिटी इज डेजिग्नेटेड अनट्रेसेबल एंटिटी। तो अगेन डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, डीई जिसको बोलते हैं, जिसको हम आगे और डिटेल में देखेंगे, वो इस एंटिटी को डेजिग्नेट कर देगा, इन्फॉर्म किया जाएगा डेजिग्नेट करने के बाद एज अ इनट्रेंसिबल एंटिटी। उसके बाद आता है नो इनवर्ड रेमिटेंस ऑफ डेट सर्विसिंग विल बी परमिटेड अंडर ऑटो रूट, यानी ऑटोमेटिक रूट के अंडर वो कोई भी डेट सर्विसिंग की इनवर्ड रेमिटेंस नहीं कर पाएगा, उसको ऑटोमेटिक रूट से बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि उसके बाद अगर उसको कोई भी विद इन लिमिट भी अगर कोई ट्रांजेक्शन करनी है तो उसको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा थ्रू एडी बैंक। सो दीज आर द रूल्स जो कि उस पर अप्लाई हो जाएंगे। टॉपिक इज पावर्स डेलीगेटेड टू द एडी कैटेगरी 1 बैंक्स टू डील विद द ईसीबी केसेस। जितने भी केसेस होंगे उनको कैसे ईडी कैटेगरी 1 बैंक डील करेगा। सबसे पहले अगर बात करें तो ये होता है फर्दर द फॉलोइंग कैन ऑल्सो बी अंडरटेकन अंडर द ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट के अंडर क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं? चेंज ऑफ द एडी कैटेगरी 1 बैंक। अगर बैंक आपको चेंज करना है तो आप पिछले बैंक से अपना एनओसी लेके उसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कैंसिलेशन ऑफ एन लोन रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर वो आपको कैंसिल करवाना है तो एडी कैटेगरी 1 बैंक के पास जाते हैं, डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है वो फिर DSIM को, जो कि हमने ऊपर देखा, डायरेक्टर अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड वो कैंसिल कर देगा सब्जेक्ट टू इंश्योरिंग दैट कि कोई ड्रॉ डाउन नहीं किया गया है अगेंस्ट द सेड LRN एंड मंथली रिटर्न फाइल की गई। ड्रॉ डाउन का मतलब होता है कि अगर आपने जो लोन एग्रीमेंट किया है उस लोन एग्रीमेंट के अंडर पैसा उठाना,
दिस इज कॉल्ड ड्रॉ डाउन। तो बेस्ड ऑन दैट LRN यू हैव मेड अ लोन एग्रीमेंट, एंड ऑन दैट लोन एग्रीमेंट आपने कोई लोन तो नहीं उठाया है, पहली बात। और दूसरी बात, आपने मंथली रिटर्न सबमिट करी है जब से आपको LRN रिसीव हुआ था। अब बात करते हैं रीफाइनेंसिंग ऑफ एग्जिस्टिंग ECB। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर क्या क्या बातें हो सकती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन यू दिस पॉइंट इन डिटेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर रीफाइनेंसिंग की बात करें, अगर आपने फॉर एग्जांपल देयर इज़ आपने कोई ECB रेज किया था, उस ECB को रीपे करने के लिए, उसको रीपे करने के लिए यू आर टेकिंग अनदर ECB, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस लगाई गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें ऑल इन कॉस्ट की, जो कि हमने 4.50 बेसिस पॉइंट्स के बारे में हमने 450 बेसिस पॉइंट्स हमने देखा था। अगर ऑल इन कॉस्ट की बात करें तो वो ये है ओल्डर ECB और ये है न्यू। तो नए ECB के अंदर ऑल इन कॉस्ट उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, एक्सीड नहीं कर सकती। सेकंड पॉइंट अगर हम देखें तो उस केस के अंदर और कैसे होगा, फॉर एग्जांपल अगर आपने ये ECB रेज़ किया था पहले, अब नया ECB रेज़ कर रहे हैं और एक जगह से नहीं है, अलग अलग जगह से आ रहा है, वो 2-3 अलग अलग सोर्सेज से, तो उनका वेटेड एवरेज देखेंगे। जो वेटेड एवरेज जो आएगा वो भी इस ऑल इन कॉस्ट से ज़्यादा नहीं हो सकता, आइदर इंडिविजुअली और अगर आपने अलग अलग लोन्स लिए हैं तो वेटेड एवरेज देखा जाएगा। अगर पुराने किसी फ्रेमवर्क के अंदर ये फ्रेमवर्क, ये एक्ट, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इसके आने से पहले अगर आपने कोई ECB लिया हुआ था एंड स्टिल आप उसको नए ECB को ले सकते हैं उसको रिफाइनेंस करने के लिए, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि जो आगे के प्रोविजंस हैं उनको आप अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, उस कैटेगरी के अंदर आप फॉल कर रहे हैं। इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ हाईली रेटेड कंपनीज, जिनको आपने सुना होगा महारत्न या फिर नवरत्न भी कहा जाता है, उन कंपनीज को ही अलाउ किया गया है रीपेमेंट ऑफ ECB के लिए, अनदर ECB रेज करने के लिए। महारत्न एंड नवरत्न, जिसको AAA रेटिंग भी कहा जाता है, जो काफ़ी हाई रेटिंग होती है इन, और ये सब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अगर आपको नया ECB रेज करना है पुराने ECB को रीपे करने के लिए, तो सबसे पहले हमने यही देखा था कि इसकी जो ऑल इन कॉस्ट है वो इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर अलग अलग सोर्सेज से ECB रेज कर रहे हो तो वेटेड एवरेज ऑल इन कॉस्ट इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। और लेकिन इंडिया के अंदर सिर्फ AAA रेटिंग महारत्न नवरत्न को ही अलाउड है ECB को रीपे करने के लिए ECB रेज करना। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब बात आती है हमारे पास कन्वर्जन की। तो अगर आप कन्वर्ज कराना चाहते हैं अपने ECB को, इंक्लूडिंग दोज विच आर मैच्योर्ड बट अनपेड इनटू इक्विटी, इस परमिट सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस, वो आप कर सकते हैं बट सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस। वो कंडीशन क्या क्या है, लेट्स लुक एट देम। सबसे पहली बात आती है द एक्टिविटी ऑफ बोरोइंग कंपनीज कवर्ड अंडर द ऑटोमेटिक रूट। सबसे पहले ऑटोमेटिक रूट में होना चाहिए फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और गवर्नमेंट का अप्रूवल रिसीव होना चाहिए, या तो वो ऑटोमेटिक रूट में हो तो आप सीधा कर सकते हैं। अगर वो ऑटोमेटिक रूट में कवर नहीं है तो आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। wherever applicable for foreign equity participation as per extent FDI policy, FDI policy जो भी कहती है उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कन्वर्जन which should be with the lender's consent and without any additional cost should not result in contravention of eligibility and breach of applicable sectoral cap। हर सेक्टर्स के ऊपर कुछ कैप लगाई हुई है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। तो जो कन्वर्जन हो रहा है, लाइक लोन को इक्विटी में आप कन्वर्ट कर रहे हैं, तो डेट विल बिकम अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और पर्टिकुलर सेक्टर्स में लाइक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अलग कैप लगी होगी और सर्विस सेक्टर्स की अलग कैप लगी होगी, या इनमें भी फर्दर बाइफर्केशंस हो सकती है। तो जो भी इंडिविजुअल जिस भी आप बिजनेस में हैं उसके ऊपर जो कैप लगी हुई है, आपको ये ध्यान रखना है कि FDI पॉलिसी के अंडर आप उस कैप को एक्सीड ना कर दें ऑन अकाउंट ऑफ दैट कन्वर्जन। और जितनी भी प्राइसिंग गाइडलाइंस होगी उनको भी आपको कंप्लाई करना है। अब बात करते हैं कि कन्वर्जन हो रहा है लेकिन कैसा हो रहा है। आइदर द कन्वर्जन माइट बी फुल कन्वर्जन और इट माइट बी पार्शियल, यानी कि पूरे ECB अमाउंट का भी कन्वर्ट कराया जा सकता है या फिर कुछ पार्ट ऑफ दैट ECB को भी कन्वर्ट कराया जा सकता है। तो अगर आप पहला पॉइंट देखते हैं, अगर आप पार्शियल कन्वर्जन करा रहे हैं तो जो कन्वर्टेड पोर्शन है, जो आपका कन्वर्टेड पोर्शन है, उसको आपको इस फॉर्म के अंदर फॉर्म नंबर GPR FCGPR, जो कि रिपोर्टिंग होगी FDI फ्लोज के अंडर, जो मंथली रिपोर्टिंग आप करते हैं फॉर्म नंबर ECB2 रिटर्न के अंदर, उसमें सूटेबल रिमार्क्स के साथ आपको ये देना पड़ेगा, जो कि कहता है ECB पार्शियली कन्वर्टेड टू इक्विटी।
नेक्स्ट पॉइंट आता है अगर फुल्ली कन्वर्जन करना है तो अगेन कन्वर्टेड एंटायर पोर्शन, क्योंकि आपने पूरा कन्वर्ट किया है तो एंटायर पोर्शन FCGPR में आएगा विद रिमार्क्स की रिटर्न ECB फुल्ली कन्वर्टेड इनटू इक्विटी। और उसके बाद आपको फाइलिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ECB विल सीज टू एग्जिस्ट एंड उसके बाद कोई भी ECB2 की फाइलिंग नहीं रिक्वायर्ड है। उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद पॉइंट आता है फॉर द कन्वर्जन ऑफ ECB इनटू इक्विटी इन फेजेस रिपोर्टिंग थ्रू FCGPR एंड फॉर्म ECB2 रिटर्न विल ऑल्सो बी इन फेजेस। तो सेम मैनर के अंदर जैसे आपने अगर पार्शियली आप कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं 100 रुपीज़ की बात करूँ तो आपने पहले 10 को कराया, फिर अगर 10 को कराया, तो इन्हीं सेम फेजेस के अंदर इसी सेम सीक्वेंशियल मैनर के अंदर आप वो रिटर्न्स भी फाइल करते रहेंगे। और जब वो फाइनल अमाउंट यानी 90 के बाद वाली जो अगले 10 को, लास्ट 10 को जब आप कन्वर्ट कराएंगे उसके बाद आपको सेम वे फाइलिंग रिक्वायर्ड नहीं होगी सब्सिक्वेंट। अब अगर बात करें कि इफ़ द बोरोवर कंसर्न हैज़ अवेल्ड फॉर अदर क्रेडिट फैसिलिटीज़ फ्रॉम द इंडियन बैंकिंग सिस्टम, तो सेम बोरोवर है जिसने ECB रेज किया है, उसने इंडियन बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी कुछ लोन्स लिए हुए हैं, इंक्लूडिंग उसके अंदर इंक्लूड होगी फॉरेन ब्रांचेज एंड सब्सिडरीज ऑफ द इंडियन बैंक्स। तो उस केस के अंदर जो एप्लीकेबल प्रूडेंशियल गाइडलाइंस होंगे बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन ऑफ रिजर्व बैंक, वो भी उस पर अप्लाई हो जाएंगे, वो उसको कंप्लाई करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं कंसेंट ऑफ अदर लैंडर्स, आपके जो अदर लैंडर्स हैं, अदर बोरोवर्स हैं, तो उस केस के अंदर क्या होगा कि अगर आपके पास अदर लैंडर्स हैं या फिर आपने टू द सेम द बोरोवर इज़ अवेलेबल फॉर एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कन्वर्सेशन, तो पहली बात तो आपके पास 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो आप उनसे कंसेंट ले लो, आपके प्री एग्जिस्टिंग और लैंडर्स हैं तो ECB को कन्वर्ट करने से पहले, या फिर एटलीस्ट उसको इन्फॉर्मेशन उसके साथ एक्सचेंज होनी चाहिए। ही शुड नो कि आप अपने ECB को इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, आप इक्विटी पार्टिसिपेशन बढ़ा रहे हैं फॉरेन वाले लोगों की। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, लास्ट पॉइंट इस पॉइंट का, फॉर कन्वर्जन ऑफ ECB ड्यूज इनटू इक्विटी द एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज कंसर्न फॉर सच कन्वर्जन और लेसर रेट कैन बी अप्लाइड विद अ म्यूचुअल एग्रीमेंट। यानी कि जो प्रिवेलिंग उस डेट को जो रेट चल रहा होगा या तो वो अप्लाई होगा, अदरवाइज कोई लेसर रेट भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके लिए ऑब्वियसली आपको ECB लैंडर का म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए। और ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स है जो कि हम इशू करने वाले हैं शैल बी वर्कड आउट विद रेफरेंस टू द डेट ऑफ कन्वर्जन ओनली। जो कन्वर्जन डेट होगी उसके बेसिस पे ही उसको कैलकुलेट किया जाएगा, जो भी अगर आपको लोअर रेट भी है तो वो उसी कन्वर्जन डेट की रेट को ही ध्यान में रखते हुए अमेंड किया जाएगा, कुछ चेंजेस अगर उसमें किए जाएंगे तो। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ सिक्योरिटी फॉर रेजिंग ECB। अगर आपको ECB रेज करना है उसके लिए आपको कोई सिक्योरिटी रखनी है तो उस केस के अंदर क्या क्या प्रोविजंस यहाँ पे दिए गए हैं। तो अगर आपको बात करें यहाँ पे कि AD कैटेगरी 1 है जो बैंक है वो क्रिएट भी कर सकता है और कैंसिल भी कर सकता है सिक्योरिटीज़ को, उसके लिए कुछ कंडीशंस दी गई हैं। सबसे पहले अगर ECB की कोई भी गाइडलाइंस दी गई हैं तो उसको कंप्लाई करना ज़रूरी है, और मेन बात सिक्योरिटी क्लोज का होना ज़रूरी है उनके लोन एग्रीमेंट के अंदर ECB बरोबर के बीच में एंड लैंडर के बीच में। उसके बाद अगर हम देखें तो NOC भी होना ज़रूरी है, अगर आपके एग्जिस्टिंग लैंडर्स हैं तो उनसे आपको एक NOC लेना पड़ेगा। इन इंडिया हैज़ बीन ऑब्टेन्ड इन केस ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। वंस अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो AD कैटेगरी 1 परमिट कर सकता है सिक्योरिटी क्रिएट करने के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है क्रिएशन ऑफ चार्ज ऑन इमूवेबल एसेट्स। द एग्रीमेंट शैल बी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। ओके, सबसे पहली बात आती है कि सच सिक्योरिटी शैल बी सब्जेक्ट टू प्रोविजंस कंटेन इन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशंस। इस रेगुलेशन में जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे कही जा रही है कि द परमिशन शुड नॉट बी कंस्टिट्यूट एज अ परमिशन टू एक्वायर इमल प्रॉपर्टी इन इंडिया, यानी कि बाहर वाले को हम डायरेक्टली अलाउ नहीं कर रहे हैं कि आप उस अंदर प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहे हैं, आपको जस्ट एक चार्ज क्रिएट किया गया है, आपकी एक सिक्योरिटी है कि अगर इन केस वो बोरोवर पे नहीं कर पा रहा तो आप उसको लिक्विडेट करके उस पैसे को रिसीव कर सकते हैं। और उस यहाँ पे उसके लिए प्रोविज़न दिया गया है कि अगर आपको इन्फोर्स करानी है वो सिक्योरिटी तो आपको किसी इंडियन बंदे को ही आप सेल कर सकते हैं, पर्सन रेजिडेंट इंडिया को ही सेल की जा सकती है वो प्रॉपर्टी जो इस पर चार्ज क्रेडिट है, अगर वो इमूवेबल एसेट है तो। ध्यान से देखिए, अगर वो इमूवेबल एसेट है तो ये दोनों केसेस, दोनों एसेट्स के बारे में अलग अलग बात हो रही है, इमूवेबल के केस में अलग एंड मूवेबल के केस में अलग, तो यहाँ कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। अगर मूवेबल एसेट होगी तो आप एग्जिस्टिंग लैंडर से पूछ के इसको बाहर ले जा सकते हैं, मूवेबल को सेल कर सकते हैं लेकिन सिर्फ रेजिडेंट इन इंडिया को।
तो ये यहाँ पे बात की जा रही है। नेक्स्ट आता है क्रिएशन ऑफ चार्ज ओवर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़। अगर कुछ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ हैं उनके अगेंस्ट भी आप चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, अगर प्लेज ऑफ शेयर्स ऑफ द बोरोइंग कंपनी, जो कंपनी है, फॉर एग्जांपल ये कंपनी है, ये बोरो करने वाली है, दिस इज़ बोरोवर कंपनी, ठीक है। इस केस के अंदर इसके खुद के शेयर्स, इसके खुद की सिक्योरिटीज़, या फिर इसके प्रमोटर की सिक्योरिटीज़, या फिर इसके कुछ डोमेस्टिक एसोसिएट्स अगर हैं, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे डोमेस्टिक कहा गया है, तो जो एसोसिएट्स डोमेस्टिक हैं उन्हीं के अगर कोई भी होल्डिंग है, कोई भी सिक्योरिटीज़ है, तो उनको प्लेज किया जा सकता है। बोरोवर की सिक्योरिटीज़, उसके प्रमोटर की सिक्योरिटीज़, उसके एसोसिएट्स जो कि डोमेस्टिक हैं उनकी सिक्योरिटीज़ को प्लेज किया जा सकता है इन सब के अगेंस्ट। वो क्या क्या हो सकते हैं? वो बॉन्ड्स एंड डिबेंचर भी हो सकते हैं, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी हो सकती हैं, वो गवर्नमेंट सेविंग सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं, वो डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स हो सकती हैं, वो ये सब चीज़ें हो सकती है जो यहाँ पर परमिट की गई हैं। अब इन एडिशन टू दीज, सिक्योरिटी इंटरेस्ट ओवर ऑल करंट एंड फ्यूचर लोन एसेट्स एंड ऑल द करंट एसेट्स इंक्लूडिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इंक्लूडिंग रूपी अकाउंट्स ऑफ द बोरोवर, जो एडी बैंक के पास जो इनका रूपी अकाउंट होगा वो, या फिर इनका कोई भी करंट अकाउंट, या फिर कोई लोन अगर इन्होंने दिया हुआ है, उन सब के अगेंस्ट भी जो बोरोवर के नाम पे हैं वो भी सिक्योरिटी बन सकती है ईसीबी की। अब यहाँ बात की गई है अलग से, अगर रूपी अकाउंट है ऑफ द बोरोवर प्रमोटर कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ एस्क्रो अरेंजमेंट और डेट सर्विस रिजर्व अकाउंट। अब ये दो चीज़ें क्या होती है? एस्क्रो अरेंजमेंट वो होता है कि ये एक पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए आप इस अमाउंट को बुक करके अलग से रख देते हैं अकाउंट के अंदर, कि अगर उस चीज़ को एस्क्रो कर दिया गया है, उस पर्टिकुलर अमाउंट को एस्क्रो कर दिया गया है, तो अदर देन दैट पर्पज़ वो किसी और रीज़न के लिए यूज़ नहीं हो सकती। सो दिस इज़ एज गुड एज अ सिक्योरिटी। और डेट सर्विस रिजर्व अकाउंट की अगर हम बात करें, तो इस केस के अंदर जो आपने डेट लिया है उसके लिए आप एक रिजर्व क्रिएट करते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर आप अपने नॉर्मल बिजनेस मीन से उसको पे नहीं कर पा रहे तो आप इस रिजर्व से उसको पे कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, इन केस ऑफ इन्वोकेशन ऑफ प्लेज, अगर आपका प्लेज इन्वोक हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द एफडीआई एंड एफआईआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, इंक्लूडिंग प्रोविजंस रिलेटिंग टू सेक्टोरल कैप एंड प्राइसिंग। यानी कि सबसे पहली बात तो एफडीआई की पॉलिसीज़, एफआईआई की पॉलिसीज़, और अगर कोई सेक्टोरल कैप लगाई हुई है तो उनका भी ध्यान में रखते हुए वो प्लेज को इन्वोक किया जाएगा एज पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ट्रांसफर और इशू ऑफ सिक्योरिटी बाय ए पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया रेगुलेशंस 2017 एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो यहाँ तक हमने अगर बात देखते हैं, इस अगर मैं सिक्योरिटी वाले पॉइंट की बात करूँ तो हमने बात की यहाँ पे कि सबसे पहली बात तो सिक्योरिटी आप रेज कर सकते हैं जो कि ईसीबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, लोन एग्रीमेंट में मेंशन होना चाहिए, एग्जिस्टिंग लेंडर्स ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया होना चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि सिक्योरिटी दो टाइप की हो सकती है, पहली बात इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर, दूसरा मूवेबल एसेट्स के ऊपर। अगर आप मूवेबल एसेट के ऊपर कर रहे हैं तो उसमें आपको ये गाइडलाइंस फॉलो करनी है। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखना है कि चार्ज क्रिएट करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको ओनरशिप दे रहे हैं। थर्ड ये ध्यान में रखना है कि अगर वो इन्वोक हो रही है सिक्योरिटी, तो उस केस के अंदर अगर वो प्रॉपर्टी बेची जाएगी तो वो रेजिडेंट को ही बेची जाए, क्योंकि अदरवाइज दिस विल बिकम अ लूप होल और इनडायरेक्टली इट विल बिकम अ वे कि आप पहले सिक्योरिटी के ऊपर चार्ज क्रिएट करें एंड देन इनडायरेक्टली उस सिक्योरिटी को अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाएं। नेक्स्ट अगर मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें तो वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, अपनी कंट्री में ले जा सकते हो अगर आप इन्वोक कर रहे हो, बट उस केस के अंदर आपको एनओसी लेना पड़ेगा फ्रॉम द डोमेस्टिक लैंडर्स, कि उनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद हम आते हैं इशू ऑफ कॉर्पोरेट और पर्सनल गारंटीज। द एग्रीमेंट शैल बी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग। एक बोर्ड रेजोल्यूशन लगेगा जिसके अंदर क्या होगा, फॉर इशू ऑफ कॉर्पोरेट गारंटी फॉर द कंपनी इशूइंग सच गारंटी, जो कंपनी इशू कर रही है वो गारंटी, वो एक बोर्ड रेजोल्यूशन उसमें लगाएगी जो कि नाम देगी उसमें कुछ स्पेसिफाइड ऑफिशियल्स का जिनको ऑथराइज्ड किया गया है उस गारंटी को एग्जीक्यूट करने के लिए, कंपनी के बिहाफ में उस गारंटी को एग्जीक्यूट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्पेसिफिक रिक्वेस्ट फ्रॉम इंडिविजुअल टू इशू पर्सनल गारंटी इंडिकेटिंग डिटेल्स ऑफ द ईसीबी शुड बी ऑब्टेन्ड। यानी कि अगर कोई इंडिविजुअल पर्सनल गारंटी दे रहा है तो उस केस के अंदर उसका स्पेसिफिक रिक्वेस्ट फ्रॉम दैट इंडिविजुअल दी जाएगी और उसमें डिटेल होंगी ईसीबी की, जो ईसीबी ऑब्टेन किया जा रहा है। और जो भी सिक्योरिटीज़ हैं वो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट गारंटी रेगुलेशंस। यहाँ गारंटी की बात आ गई, ऊपर हमने रेगुलेशन देखी थी, ऊपर सिक्योरिटी की रेगुलेशन थी, और यहाँ पे ये ट्रांसफ़र और इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ बाय पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया उसकी बात हो रही थी। यहाँ पे हम गारंटी की बात कर रहे हैं, गारंटी रेगुलेशन फॉर एक्सचेंज मैनेजमेंट गारंटी रेगुलेशंस।
नेक्स्ट लास्ट पॉइंट देखें इसका, तो ईसीबी कैन बी क्रेडिट एनहेंस्ड गारंटीड इंश्योर्ड बाय ओवरसीज पार्टीज ओनली इफ दे फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ रिकॉग्नाइज्ड लेंडर, यानी कि बाहर की पार्टी से भी आप गारंटी दिलवा सकते हैं अगर वो रिकॉग्नाइज्ड लेंडर का क्राइटेरिया पूरा करते हैं। उनका वो चीज़ करना ज़रूरी है, हम ऐसे ही किसी बाहर की पार्टी को उठा के उनसे गारंटी नहीं दिलवा सकते। दे शुड फॉल अंडर द रिकॉग्नाइज्ड लेंडर्स, जो कि हमने ऊपर पढ़ा था जिनके बारे में डिटेल के अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर। अब कुछ बात आती है एडिशनल रिक्वायरमेंट्स। अब जब अपने एडी कैटेगरी 1 अपने पावर्स को एक्सरसाइज कर रहा होगा, डेलीगेटेड पावर्स को, तो उस केस के अंदर वो क्या क्या इंश्योर करेगा। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है, तो जो चेंजेस होंगे वो एप्लीकेबल सीलिंग लिमिट और गाइडलाइंस के अंडर होने चाहिए, सबसे पहली बात तो। और इट शुड बी इंश्योर दैट इफ ईसीबी बोरोवर हैज़ अवेल्ड फॉर क्रेडिट फैसिलिटीज़ फ्रॉम, अगर उसने किसी भी ईसीबी बोरोवर ने क्रेडिट फैसिलिटी किसी इंडियन बैंकिंग सिस्टम से ली हुई है, इंक्लूडिंग ब्रांचेज एंड सब्सिडरीज ऑफ इंडियन बैंक्स, तो वो जो एक्सटेंशन होगा, वो जो एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर, अगर उसमें टेन्योर का एक्सटेंशन मांग रहा है चेंजेस के नाम पे, वेदर मैच्योर्ड और नॉट, शैल बी सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल प्रूडेंशियल गाइडलाइंस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन ऑफ रिजर्व बैंक। तो बेसिकली यहाँ पे कोई भी अगर थोड़ा सेंसिटिव सा अगर आप काम कर रहे हैं जिसके अंदर ईसीबी के अंदर या फिर किसी भी और चीज़ों के अंदर, इससे रिलेटेड चीज़ों के अंदर कुछ चेंजेस लाए जा रहे हैं जिसका इंडियन बैंकिंग सिस्टम से इन्वॉल्व्ड है, तो उस केस के अंदर एक पॉइंट आप कॉमन देखेंगे हर जगह पे जहाँ पे होगा, जिसका नाम है प्रूडेंशियल गाइडलाइंस इशूड बाय डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन ऑफ रिजर्व बैंक। नेक्स्ट पॉइंट कहता है द चेंजेस इन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द ईसीबी अलाउड बाय द एडीज अंडर द पावर्स डेलीगेटेड एंड और चेंजेस अप्रूव्ड बाय द रिजर्व बैंक शुड बी रिपोर्टेड टू द डीएसआईएम। डीएसआईएम को भी रिपोर्ट किया जाएगा ईसीबी 2 रिटर्न्स के अंदर। तो रिटर्न फाइलिंग की तो हम बात अच्छे से कर चुके हैं कि डीएसआईएम को रिटर्न फाइल की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, कुछ स्पेशल केसेज है जहाँ पे इसका डिस्पेंसेशन किया जाता है। एक बात हो रही है यहाँ पे ऑयल मार्केटिंग की। ऑयल मार्केटिंग को कुछ अलग प्रोविजंस बनाए गए हैं इनके लिए कुछ अलग रेस्ट्रिक्शंस हैं, इनके लिए कुछ अलग फ्रीडम भी दी गई है इनको। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पब्लिक सेक्टर, सबसे पहले बात कर रहे हैं यहाँ पे पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात हो रही है। वो ईसीबी रेज कर सकते हैं फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पजेज विद मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी ऑफ 3 years फ्रॉम ऑल द रिकॉग्नाइज्ड लेंडर्स अंडर ऑटोमेटिक रूट के। और सबसे फ्रीडम क्या दी गई है कि उनको मैंडेटरी हेज करना इंपॉर्टेंट नहीं है और उनके पास कोई इंडिविजुअल लिमिट भी नहीं है इन चीज़ों की। और ओवरऑल जो सीलिंग है इनकी, गाइस ध्यान से देखिए, जो इनकी ओवरऑल सीलिंग है वो 10 बिलियन यूएसडी है। लेकिन एक कंडीशन है इनके ऊपर कि जो ओएमसी है शुड हैव अ बोर्ड अप्रूव्ड फॉरेक्स मार्क टू मार्केट प्रोसीजर एंड प्रूडेंट रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी। हेज नहीं कराना आपको, लेकिन आपका एक मार्क टू मार्केट प्रोसीजर होना चाहिए जिसके अंदर अगर आपकी वैल्यू गिर रही है तो उसको अप टू द मार्क करने के लिए आपको एक मार्जिन ऐड करना पड़ता है उसके अंदर, या फिर कुछ एंड प्रूडेंट रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी उस ईसीबी के लिए होनी ज़रूरी है। प्रूडेंट मतलब विद ऑल ड्यू एंड केयर, एंड उसके बाद आता है हमारे पास कि उसको रिस्क को मैनेज करने के लिए पॉलिसीज़ और जितने प्रोविजंस है ईसीबी के उनको तो फॉलो करना ही है। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टार्टअप का। स्टार्टअप के पॉइंट्स मोर और लेस सिमिलर हैं जो कि हमने ऊपर देखे थे। स्टिल मैं आपको एक बार दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छे से एक बार रिवाइज भी हो जाए सारा पॉइंट। तो जितने भी एडी कैटेगरी 1 बैंक्स हैं वो परमिटेड हैं स्टार्टअप को अलाउ करने के लिए, ईसीबी रेज करने के लिए अंडर ऑटोमेटिक रूट एज पर द फॉलोइंग फ्रेमवर्क। सबसे पहला पॉइंट, एलिजिबिलिटी। एन एंटिटी रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टार्टअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज ऑन द डेट ऑफ ईसीबी, यानी कि वो एंटिटी जिनको एज अ स्टार्टअप रिकॉग्नाइज किया गया है। मैच्योरिटी पीरियड मिनिमम 3 years का होना चाहिए। रिकॉग्नाइज्ड लेंडर्स कौन कौन हो सकते हैं? जो इन्वेस्टर या लेंडर वो हो सकता है जो FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कंप्लाइंट कंट्री है। हाउएवर फॉरेन ब्रांचेज सब्सिडरीज ऑफ इंडियन बैंक्स, अगेन इनका रोल आ गया है। एंड ओवरसीज एंटिटी इन विच इंडियन एंटिटी हैज मेड ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि हम आगे देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक अलग से सेपरेट पॉइंट है। एज पर द एक्सटेंट ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी विल नॉट बी कंसिडर्ड एज रिकॉग्नाइज्ड लेंडर्स, यानी कि अगर किसी इंडियन कंपनी ने ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ODI करके कहीं पे इन्वेस्ट की हुई है, होली ओन सब्सिडरी या फिर जॉइंट वेंचर बनाया जाता है इसके अंदर, अगर आप बाहर इन्वेस्ट करते हैं तो डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं बाहर, तो अगर ऐसी कोई होली ओन सब्सिडरी या जॉइंट वेंचर है तो वहाँ से भी आप रेज नहीं कर सकते। दैट विल नॉट फॉल अंडर द एलिजिबल रिकॉग्नाइज्ड लेंडर। तो क्या क्या देखा हमने? पहली बात तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कंप्लाइंट कंट्री होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास ब्रांचेज एंड सब्सिडरी नहीं होना चाहिए। तीसरी पॉइंट आता है हमारे पास कि ODI वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए।
किस किस फॉर्म में कर सकते हैं, तो आप वो कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, नॉन कन्वर्टिबल, ऑप्शनली कन्वर्टिबल और पार्शियली कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू कर सकते हैं। करेंसी क्या क्या होगी, तो सेम वे फ्रीली कन्वर्टिबल करेंसी भी हो सकती है, INR भी हो सकती है, दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। और बात यहाँ पे है कि अगर इन केस ऑफ INR की बात करें, सिर्फ INR की बात करें, तो उस केस के अंदर जो नॉन रेजिडेंट लेंडर होगा वो मोबिलाइज करेगा INR को थ्रू स्वैप या आउटराइट सेल अंडरटेकन थ्रू एन AD कैटेगरी 1 बैंक। ओके, या तो स्वैप के थ्रू या आउटराइट सेल के थ्रू वो उसको तुरंत राउट करेगा, तुरंत मोबिलाइज करेगा। अगला पॉइंट आता है हमारे पास अमाउंट कितनी हो सकती है, तो ये अमाउंट है यहाँ पे $3 मिलियन और इक्विवेलेंट पर फाइनेंशियल ईयर। हर फाइनेंशियल ईयर वो $3 मिलियन तक स्टार्टअप मंगवा सकता है, आइदर इन INR और एनी फ्रीली कन्वर्टिबल करेंसी और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, यानी कि INR भी हो सकता है, फ्रीली कन्वर्टिबल करेंसी भी हो सकती है, या उनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ऑल इन कॉस्ट क्या होगी गाइज, यहाँ पे वो सेम प्रोविजन अप्लाई नहीं होते ऑल इन कॉस्ट के 450 बेसिस पॉइंट्स वाले। यहाँ पे जो बोरो लेंडर डिसाइड करेगा वो अपने बेसिस पे उसको मान सकते हैं। एंड यूजेस कौन से होंगे, उनके बिजनेस से रिलेटेड होने चाहिए। कन्वर्जन की बात अगर करें तो कन्वर्जन इनटू इक्विटीज फ्रीली परमिटेड सब्जेक्ट टू रेगुलेशंस एप्लीकेबल फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप्स। इसके अलग प्रोविजंस हैं, उनको ध्यान में रखते हुए फ्रीली परमिटेड है। अब अगर सिक्योरिटीज़ की हम बात करें तो मोर और लेस सेम प्रोविजन है इसमें सिक्योरिटी के रिगार्डिंग। द चॉइस ऑफ सिक्योरिटी टू बी प्रोवाइडेड टू द लेंडर इज लेफ्ट टू द बोरोइंग एंटिटी। बोरोइंग एंटिटी के पास खुली छूट दे दी गई है कि ठीक है, तुम डिसाइड कर लो कि यार तुम्हें कैसी सिक्योरिटी रेज करनी है। सिक्योरिटी कैन बी इन द नेचर ऑफ मूवेबल भी हो सकती है, वो इमूवेबल भी हो सकती है, इंटेंजिबल भी हो सकती है, यानी कि उनके कुछ पेटेंट हो सकते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो सकते हैं, क्योंकि स्टार्टअप के पास बेसिकली यही होता है। स्टार्टअप जो बनते हैं वो या तो किसी एक पर्टिकुलर पेटेंटेड चीज़ के ऊपर बनते हैं, या उनके पास कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है जिसको वो बड़ा एक ब्रांड के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं। बट इनिशियली दिस इज द ओनली एसेट दे हैव, इसलिए स्टार्टअप्स को एक इंटेंजिबल एसेट का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। या फिर वो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ भी हो सकती हैं जिनको कंप्लाई करना पड़ेगा FDI, FPI और एनी अदर नॉर्म्स एप्लीकेबल फॉर फॉरेन लैंडर्स से। फर्दर इशुएंस ऑफ कॉर्पोरेट और पर्सनल गारंटी भी अलाउ है इनको। तो यहाँ पे हमारे पास मूवेबल प्रॉपर्टी आ गई, इमूवेबल आ गई, इंटेंजिबल एसेट्स आ गई, और हमारे पास कॉर्पोरेट और पर्सनल गारंटीज़ भी आ गई है। जो गारंटी अगर नॉन रेजिडेंट इशू करेगा तो सेम वे वो क्वालिफाई एज लेंडर करना चाहिए फॉर स्टार्टअप्स। यहाँ जो हमने क्वालिफिकेशंस की बात की, क्वालिफाइड लेंडर्स की बात की ऊपर, फॉर स्टार्टअप्स जो ये रिकॉग्नाइज्ड लेंडर्स थे यही गारंटी दे सकते हैं। अगर आप आउटसाइड गारंटी ले रहे हो तो इन्हीं में से जो लोग होंगे वही गारंटी दे पाएंगे। However, issuance of guarantee stand by letter of credit, letter of undertaking or letter of comfort by Indian banks, all India financial institutions and NBFCs not permitted। जो हमने पहले भी देखा था लास्ट क्लास के अंदर पॉइंट के अंदर कि इन इंडियन बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को और NBFCs को गारंटी देने के लिए मना किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास हेजिंग का। स्टार्टअप हेजिंग कैसे करेगा? The overseas lender, in case of INR denominated ECB, will be eligible to hedge its INR exposure through permitted derivative products। सेम वे जो हमने पढ़ा था INR के अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर, उसी सेम वे में INR के अंदर उसको अलाउड है। The lender can also access the domestic market through branches, subsidiaries of Indian banks abroad or branches of foreign bank with Indian presence on back-to-back basis। This is the same point जो hedging का point हमने ऊपर पढ़ा था INR के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टार्टअप्स रेजिंग ECB इन फॉरेन करेंसी, वेदर हैविंग नेचुरल हेज और नॉट। नेचुरल हेज हो चाहे ना हो, जो स्टार्टअप रेज हो रहे हैं ECB में फॉरेन करेंसी से आर एक्सपोज टू करेंसी रिस्क ड्यू टू एक्सचेंज रेट movements and hence are advised to ensure that they have an appropriate risk management policy to manage potential risk arising out of ECB। तो यहाँ पर सिर्फ इनको एक रिस्क बता के छोड़ दिया गया कि गाइज अगर आप फॉरेन करेंसी में पैसा ले रहे हैं तो आपके पास रिस्क है, वी आर एडवाइजिंग यू कि आप एक रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बना लो। तो इसका मतलब साफ साफ है कि हेजिंग इज नॉट मैंडेटरी, हेजिंग इज नॉट मैंडेटरी, इट्स एडवाइजरी कि देयर इज अ रिस्क, और उसको रिस्क को हेज करने के लिए यू शुड हैव अ पॉलिसी, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी। कन्वर्जन रेट की अगर बात करें तो अगर INR में आप बोरो कर रहे हैं, अगर आप INR में बोरो कर रहे हैं तो जो मार्केट रेट एज ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट होगा वो कन्वर्जन रेट लिया जाएगा। कुछ अदर प्रोविजंस हैं लाइक ECB प्रोसीड्स रिपोर्टिंग एग्रीमेंट्स, पावर ऑफ डेलीगेटेड AD बैंक्स, पावर ऑफ द एंटिटीज अंडर इन्वेस्टिगेशन, कन्वर्जन ऑफ ECB इनटू इक्विटी विल बी इंक्लूडेड इन द ECB फ्रेमवर्क। लेकिन कुछ प्रोविजंस हैं जो कि हाउएवर लेवरेज रेशियो एंड ECB लायबिलिटी
इक्विटी रेशियो विल नॉट बी एप्लीकेबल। लेवरेज रेशियो जो हमने 7:1 की बात की थी ऊपर, वो रेशियोज़ या फिर ये सब एप्लीकेबल नहीं होंगे इसके ऊपर। और साथ के साथ इनको एफडीआई के अंदर भी आना पड़ेगा, उसको भी फॉलो करके चलना पड़ेगा। तो ये कुछ मोटे मोटे बेसिक पॉइंट्स थे, तो इनका आपको बस अच्छे से थोड़ा पता होना चाहिए। काफ़ी कुछ सिमिलर है बट कुछ चीज़ें अलग हैं, जिसके बारे में आपको बताया कि हैजिंग इनके लिए मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर सिक्योरिटी रेज कर रहे हैं तो वही सेम मैनर है, लेकिन यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट्स ऐड हो जाती हैं, इनके पेटेंट्स, इनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और एक और जो एडिशनल पॉइंट था कि अगर गारंटी अगर आप ले रहे हैं किसी आउटसाइड नॉन रेजिडेंट से, तो वो होना चाहिए जो स्टार्टअप के लिए नॉन रेजिडेंट रिकॉग्नाइज्ड लेंडर में आता है। ये इन बातों का बस ध्यान रखना है, बाकी ऑलमोस्ट पॉइंट सिमिलर हैं। बोरोइंग्स बाय एंटिटीज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन। अब ऐसी एंटिटीज़ या जिन्होंने कुछ ना कुछ गलत किया है और शायद वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर हैं, तो उनका क्या होगा? तो वो जो ऐसी एंटिटीज़ जिनके अगेंस्ट कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कोई एडजुडिकेशन चल रहा है, कोई अपील पेंडिंग है बाय लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, या किसी भी वायलेशन करने के लिए अंडर फेमा वो पेंडिंग है, वो ईसीबी रेज कर सकते हैं एज पर एप्लीकेबल नॉर्म्स इफ़ दे आर अदरवाइज एलिजिबल। अगर डिस्पाइट दिस इन्वेस्टिगेशन, अदरवाइज इस इन्वेस्टिगेशन के अलावा उन्होंने कोई गलत चीज़ नहीं की है एंड दे आर एलिजिबल, तो उस पेंडिंग एप्लीकेशन के टाइम पे, जब तक वो पेंडिंग है, उस केस के अंदर आउटकम को ध्यान में एक बार साइड में रखते हैं। हम नहीं सोच रहे कि उसका आउटकम क्या होगा इन्वेस्टिगेशन, एडजुडिकेशन, अपील का, उसको एक बार साइड में रखते हुए देखें तो बोरोइंग एंटिटी क्या करेगी, इन्फॉर्म करेगी पेंडेंसी ऑफ सच इन्वेस्टिगेशन, अपील एंड एडजुडिकेशन टू एडी कैटेगरी 1 बैंक या आरबीआई, वट एवर द केस में भी। अगर ऑटोमेटिक रूट है तो कैटेगरी 1 बैंक, आरबीआई इन केस ऑफ अप्रूवल रूट। Accordingly, in case of all applications where borrowing entity has indicated about the pending सेम तीनों चीज़ें, तो जब वो अप्रूव करेंगे तो वो इंटीमेट करेंगे इन एजेंसीज, कंसर्न्ड एजेंसीज को बाय एंडोर्सिंग ए कॉपी ऑफ द अप्रूवल लेटर। सिंपल सी बात है। तो बेसिकली इनको सिर्फ बताया गया है कि आप जब भी अप्रूवल मांगेंगे तो आपको अपना बताना पड़ेगा, आपको मेंशन करना पड़ेगा, अदरवाइज आप एलिजिबल हो, डिस्पाइट द पेंडिंग इन्वेस्टिगेशंस, अदरवाइज यू आर एलिजिबल। तो आरबीआई को और एडी कैटेगरी 1 बैंक को आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि ओके वी आर अंडर इन्वेस्टिगेशन एंड स्टिल वी वांट टू बोरो मनी। तो आप कर सकते हैं जस्ट बाय इन्फॉर्मिंग देम। और वो चीज़ें जब भी आगे अप्रूवल लेटर जाएगा तो उसमें हर जगह ये चीज़ मेंशन होगी। अब देखना है कि ईसीबी रेज करना चाहती है कुछ ऐसी एंटिटीज़ जो रीस्ट्रक्चरिंग में है, जिनका रीस्ट्रक्चरिंग चल रहा है, या फिर ईसीबी फैसिलिटी फॉर रीफाइनेंसिंग स्ट्रेस्ड एसेट, ऐसी एसेट जो कि बहुत लॉस में है, जिसको बंद करना पड़ सकता है। तो उन केसेस के अंदर क्या होगा? तो अगर कोई एंटिटी रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम में है, सीआईआरपी प्रोसेस के अंदर है, तो वो ईसीबी रेज कर सकती है ओनली इफ स्पेसिफिकली परमिटेड अंडर द रेजोल्यूशन प्लान। यानी अगर कॉर्पोरेट रेजोल्यूशन प्रोसेस चल रहा है और उस प्लान के अंदर उसको परमिट किया गया है स्पेसिफिकली, तो ही वो ईसीबी रेज कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो एलिजिबल बोरोवर्स हैं, एलिजिबल कॉर्पोरेट बोरोवर्स जिन्होंने रुपी लोन लिया हुआ है डोमेस्टिकली फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, और वो हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर, जिनको SMA 2 के अंदर क्लासिफाई किया गया है, या फिर वो NPA है, वो ECB रेज कर सकते हैं फॉर रीपेमेंट ऑफ दिस लोन्स अंडर एनी वन टाइम सेटलमेंट विद लेंडर। तो यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे आपको वो इंस्टॉलमेंट बेसिस पे आप लोन नहीं ले सकते, आपको वन टाइम सेटलमेंट बेसिस पे ही आप उनसे पैसा ले सकते हैं। यानी कि 6 महीने में, 1 साल में, जब भी आप उसको रीपेमेंट करेंगे तो आप वन टाइम में पूरी की पूरी पेमेंट करेंगे विद इंटरेस्ट। और लेंडर बैंक भी परमिटेड है किस चीज़ के लिए? टू सेल थ्रू असाइनमेंट सच लोन्स टू एलिजिबल ईसीबी लेंडर्स। तो जो डोमेस्टिकली जो लेंडर्स हैं वो भी सेल कर सकते हैं उन लोन्स को टू एलिजिबल ईसीबी लेंडर्स, प्रोवाइडेड द रिजल्टेंट ईसीबी कंप्लाइज विद ऑल इन कॉस्ट। जो भी अगर क्या क्या कंडीशन आ जाएंगी, सेम वही कंडीशन कि अगर वो ऑल इन कॉस्ट को फॉलो करता है, 450 बेसिस पॉइंट्स, मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी पीरियड बेस्ड ऑन द केस, और अदर जो भी नॉर्म्स हैं इसी भी फ्रेमवर्क में दिए गए हैं, उन सबको अगर वो एलिजिबल कंप्लाई करता है तो उस केस के अंदर उसको अलाउ कर दिया जाएगा। एंड अगेन फॉरेन ब्रांचेस को और ओवरसीज सब्सिडरीज ऑफ इंडियन बैंक्स को मना कर दिया गया है कि वो इन पर्पसेस के लिए लैंड नहीं कर सकते। कितनी रेगुलेशंस लगाई है गाइस, ध्यान से देखें तो कितनी जगह पे इन दोनों विचारों को रोका गया है कुछ भी करने से। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट, एलिजिबल बोरोवर्स अंडर द ईसीबी फ्रेमवर्क हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द कॉर्पोरेट रिजोल्यूशन प्रोसेस अंडर इंसॉल्वेंसी एंड आईबीसी कोड के अंदर एज रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स कैन रेज ईसीबी फ्रॉम ऑल रिकॉग्नाइज्ड लेंडर्स एक्सेप्ट, सेम फिर से मना कर दिया इनको गाइज, फॉरेन ब्रांचेज एंड सब्सिडरीज ऑफ इंडियन बैंक्स फॉर रीपेमेंट ऑफ रुपी टर्म लोन्स ऑफ द टारगेट कंपनी।
सच ECB विल बी कंसिडर्ड अंडर द अप्रूवल रूट के अंदर माना जाएगा। ऑब्वियस सी बात है यार, स्ट्रेस चीज़ें हैं, तो यहाँ पे आप ऑटोमेटिक रूट में नहीं जा सकते, आपको अप्रूवल रूट के अंदर ही जाना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये कुछ बिल्कुल ही बेसिक से पॉइंट है, तो एक बार फटाफट इनको देख लेते हैं। ये टॉपिक बिल्कुल ख़त्म ही हो गया है। फॉर अप्रूविंग ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड टू द नेम ऑफ द बोरोवर, अमाउंट, पर्पस एंड मेच्योरिटी ECB अंडर द ऑटोमेटिक रूट एंड ऑटोमेटिक अप्रूवल रूट आर पुट ऑन RBI's वेबसाइट। ये जो जितनी भी डिटेल्स के बारे में मैंने बात किया, देखा गाइस, ये दिस इज़ द एंटायर चैप्टर हमारे सामने कि बोरोवर कौन होगा। पहले हमने इसके बारे में बात की, देन हमने देखा कि अमाउंट कहाँ तक तुम बोरो कर सकते हो, किस किस रूट के थ्रू कर सकते हो, अप्रूवल रूट या ऑटोमेटिक रूट, क्या उसका मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड है, क्या उसका पर्पस है। दिस इज द एंटायर चैप्टर। एंड ये यही कह रहा है लॉ कि इस पूरे के चैप्टर के सारे डिटेल्स को गाइज तुम RBI की वेबसाइट पर डाल दो। वो होनी चाहिए किस लिए? फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑन अ मंथली बेसिस, यानी कि बेस्ड ऑन ECB2 रिटर्न हम मंथली बेसिस पे सेंड करते हैं, तो उसी के बेसिस पे मंथली बेसिस पे वो जाएगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है कंप्लायंस विद गाइडलाइंस। अब क्या कह रहा है? द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंश्योरिंग दैट द बोरोइंग इज इन कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल गाइडलाइंस इज दैट ऑफ अ बोरोवर कंसर्न्ड। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लायंस की बोरोवर की बनती है। अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन होता है तो उस केस के अंदर पेनल एक्शन अंडर द फेमा एक्ट आ जाएगा, उनके ऊपर पेनल प्रोसीडिंग्स की जाएगी। द डेजिग्नेटेड AD कैटेगरी 1 बैंक इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू एंश्योर द कंप्लायंस विद एप्लीकेबल ECB गाइडलाइंस बाय देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि जो भी उनके अंडर बोरोवर्स, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन होंगे? जो बोरोवर्स हैं, इनकी भी सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि इन केस वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो इनको वो चीज़ों का ध्यान रखना होगा, आइदर वो फुलफिल करेंगे या फुलफिल करवाएंगे। सो गाइज, दिस वॉज द एंटायर टॉपिक ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। बहुत ही आसान टॉपिक था एंड थोड़ा सा फैला हुआ टॉपिक था, तो उसको मैंने ट्राई किया है कि काफ़ी कंसाइज और कंपाइल्ड मैनर में आपके सामने रखूं, एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो गाइज प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड अगर आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है तो ज़रूर इसको शेयर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।